सबसे पहले हम आपको आज ये दिखाने वाले हैं कि गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की सलमान खान से आखिर ऐसी क्या दुश्मनी है कि वो सलमान खान का पीछा छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। इन दोनों की दुश्मनी का एक बड़ा फिल्मी फ्लैशबैक है जो आज हम आपको दिखाएंगे। बाबा सिद्दीकी की हत्या के सिर्फ 6 दिन के बाद आज सलमान खान को एक नई धमकी मिली है, जिसमें मुंबई की ट्रैफिक पुलिस के व्हाट्सएप नंबर पर यह मैसेज आया कि अगर सलमान खान अपनी जान बचाना चाहते हैं तो उन्हें लॉरेंस बिश्नोई के गैंग को 5 करोड़ रुपए की रंगदारी देनी होगी। और इसमें यह भी लिखा है कि अगर सलमान खान ने यह 5 करोड़ रुपए नहीं दिए और इस मैसेज को गंभीरता से नहीं लिया तो उनका हाल भी वही होगा जो बाबा सिद्दीकी का हुआ है। अब आप सोचिए, लॉरेंस बिश्नोई के लोग ये धमकी दे भी कहां रहे हैं? मुंबई पुलिस के व्हाट्सएप नंबर पर, मुंबई ट्रैफिक पुलिस के व्हाट्सएप नंबर पर धमकी दे रहे हैं। तो यह भी सोचिए क्या जमाना आ गया है। और इन गुंडों की हिम्मत देखिए आप। बहुत कम लोग इस बात को जानते हैं कि लॉरेंस बिश्नोई इससे पहले भी कई मामलों में 5 करोड़ रुपए की ही रंगदारी मांगता है और उसे ये 5 करोड़ रुपए के आंकड़े से बड़ा लगाव है। आप में से बहुत सारे लोग ये सोचते होंगे, शुरुआत में हमें भी ये लगा कि इतना बड़ा गैंगस्टर है, ये सिर्फ 5 करोड़ रुपए की मांग कर रहा है। 5 करोड़ रुपया तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ना लॉरेंस बिश्नोई के लिए होगी और सलमान खान के लिए तो बहुत मामूली रकम है। लेकिन ऐसा लगता है कि ये लॉरेंस बिश्नोई सिर्फ सलमान खान नहीं, बाकी सबसे भी 5 करोड़ रुपए की ही रंगदारी मांगता है। और इन लोगों में वर्ष 2020 में राजस्थान में, उससे पहले दिल्ली में और उससे पहले पंजाब और हरियाणा में भी लॉरेंस बिश्नोई के गैंग ने अलग अलग कारोबारियों से, बिजनेसमैन से 5 करोड़ रुपए की रंगदारी ही मांगी है। और अब सलमान खान से भी लॉरेंस बिश्नोई के नाम पर 5 करोड़ रुपए की रंगदारी ही मांगी जा रही है। यानी ये लॉरेंस बिश्नोई का एक स्टाइल है कि वो सबसे 5 करोड़ रुपए की ही रंगदारी मांगता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सलमान खान सिर्फ रियलिटी शो बिग बॉस करके ही एक दिन की शूटिंग से 10 करोड़ रुपए कमा लेते हैं। और सलमान खान के पास इस समय लगभग 3000 करोड़ रुपए की संपत्ति है, जिसमें 5 करोड़ रुपए की यह रकम उनकी संपत्ति का सिर्फ 0.2% हिस्सा है। 0.2%। और यह 5 करोड़ रुपए देना सलमान खान के लिए बहुत मामूली सी छोटी सी बात है। उनके आधे दिन की कमाई है, तो क्या वो ये 5 करोड़ रुपए दे नहीं सकते? और इसीलिए लॉरेंस बिश्नोई ने सलमान खान से 5 करोड़ रुपए मांगे होंगे। लेकिन यह थ्योरी हमें सही नहीं लगती। बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद मुंबई पुलिस ने सलमान खान की सुरक्षा बढ़ा दी है और लॉरेंस बिश्नोई के गैंग को खत्म करने के लिए मुंबई पुलिस उसी तरह से ऑपरेशन चला रही है जिस तरह उसने एक जमाने में अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के गैंग को खत्म करने के लिए अपना ऑपरेशन चलाया था। तो क्या हम ये मान लें कि लॉरेंस बिश्नोई को और उसके गैंग को खत्म करने के लिए भी मुंबई पुलिस को एक और दया नायक की जरूरत है? मुंबई पुलिस ने हरियाणा पुलिस की मदद से लॉरेंस बिश्नोई के गैंग के शार्प शूटर, जिसका नाम है सुक्खा, उसे पानीपत से गिरफ्तार किया है। और यह वही शार्प शूटर है जिसने सलमान खान पर हमला करने के लिए पनवेल में उनके फार्म हाउस की रेकी की थी। और अगर आप इस मामले को देखेंगे तो पता चलेगा कि पिछले 48 घंटों में ऐसी कई घटनाएं हुई हैं जिनमें सलमान खान को लगातार डराने और धमकाने की कोशिश हो रही है। और यह बताया जा रहा है कि लॉरेंस बिश्नोई का गैंग जो है, इसमें 50 से 60 शूटर इस गैंग के इस समय भी मुंबई में मौजूद हो सकते हैं। तो सोचिए कितना बड़ा गैंग होगा जिसमें 50 से 60 शूटर उसने अकेले मुंबई में बैठा रखे हैं। लेकिन जब आप इन तस्वीरों को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि सलमान खान इन धमकियों से बिल्कुल भी डरे नहीं हैं। और जब ऐसा कहा जा रहा था कि वो सुरक्षा कारणों से रियलिटी शो बिग बॉस की शूटिंग को टाल सकते हैं और अपने घर में ही थोड़े दिन और छिपे रह सकते हैं, तब सलमान खान ने बिग बॉस के सेट पर जाकर इसकी शूटिंग की है। और इससे यह पता चलता है कि सलमान खान डरे नहीं हैं, वो अपने काम पर हर रोज की तरह जा रहे हैं और अपने काम को लेकर उनका जो कमिटमेंट है वो बिल्कुल पक्का है।
ये आज की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इन तस्वीरों में एक था टाइगर नहीं, बल्कि टाइगर जिंदा है वाला जुनून सलमान खान के चेहरे पर आप देख पाएंगे। और इससे पहले जब बाबा सिद्दीकी की हत्या हुई थी, तब भी सलमान खान डरे नहीं थे, बल्कि एक नहीं बल्कि 2 बार उन्हें देखने के लिए पहले अस्पताल गए और उसके बाद बाबा सिद्दीकी के घर गए। वो जानते थे कि बाबा सिद्दीकी के बारे में यही कहा जा रहा है कि बाबा सिद्दीकी की हत्या सिर्फ इसलिए हुई क्योंकि वो सलमान खान के करीबी थे। इसके बावजूद सलमान खान पहले अस्पताल गए बाबा सिद्दीकी को देखने के लिए और फिर अगले दिन बाबा सिद्दीकी के घर भी गए। इसलिए यह तो बिल्कुल नहीं कहा जा सकता कि सलमान खान डर गए हैं। वो एक नहीं बल्कि 2 बार गए बाबा सिद्दीकी को मिलने के लिए और आज वो शूटिंग पर भी गए हैं। अब हम आपको वो तस्वीरें दिखाएंगे जो हमारे देश की कानून व्यवस्था के लिए एक मजाक बन गई है। लॉरेंस बिश्नोई के जिस शार्प शूटर ने पिछले महीने दिल्ली में एक और गैंगस्टर कुणाल छाबड़ा के पार्टनर नादिर शाह की हत्या की थी, उसे दिल्ली पुलिस ने उत्तर प्रदेश के मथुरा में एक एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार कर लिया। लेकिन इस गिरफ्तारी के बाद लॉरेंस बिश्नोई का यह शार्प शूटर कुछ इस तरह से मीडिया को इंटरव्यू दे रहा था और लॉरेंस बिश्नोई के गैंग का महिमा मंडन कर रहा था जैसे पुलिस ने इस अपराधी को गिरफ्तार नहीं किया है, बल्कि पुलिस तो इसकी सुरक्षा में तैनात है। सोचिए, एक तरफ जब अपराधियों को जेल या कोर्ट में पुलिस लेकर जाती है तो उनके चेहरे को नकाब से ढक दिया जाता है, और दूसरी तरफ यहां ये जेब कतरा जैसा दिखने वाला शार्प शूटर पुलिस की मौजूदगी में न्यूज चैनल्स को, मीडिया को एक के बाद एक लगातार इंटरव्यू दे रहा है और बता रहा है कि लॉरेंस बिश्नोई का गैंग कितना महान है, कितना बड़ा है। और पुलिस भी चुपचाप इस अपराधी के एक के बाद एक इंटरव्यू करवा रही है और इन इंटरव्यूज को होने दे रही है। जरा देखिए कि आज कानून व्यवस्था का कैसा मजाक उड़ रहा है और लॉरेंस बिश्नोई का ये जेब कतरा जैसा दिखने वाला ये शार्प शूटर ये कैसे बड़ी बड़ी बातें कर रहा है और मीडिया को इंटरव्यू दे रहा है ऐसे समय में जब ये पुलिस की हिरासत में है। मान को जिस प्रकार से लगातार धमकियां मिल रही है उस प्रकार अभी जो बाबा सिद्दीकी वाला जो वो तो कुछ लोग बीच में आ रहे हैं तो फिर कुछ ना कुछ तो होगा ही। वो कोई बाबा सिद्दीकी कोई सही आदमी थोड़ी नहीं था, उसके ऊपर मकोका का केस लगा हुआ है। अब आम आदमी पे तो मकोका का केस लगेगा नहीं। और बताते हैं वो उसके दाऊद से भी कनेक्शन थे। तो ऐसे लोगों को चिन्हित कर रखा है, क्या पहले तहकीक की जाती है इस बारे में? तो सर मैं हकीकत बात बताऊं तो सारी जानकारी होती है और मिल जाती है। जैसे कि किसी की भी जानकारी निकालना, जैसे कि कैसे निकल जाती है? अरे क्या कहते हैं, ये फोन चल रहा है, नेट है, गूगल है, सारी चीजें मिल जाती हैं। मतलब जिसको निशाना बनाते हो पहले उसके बारे में डिटेल पूरी निकालनी पड़ती है जी। हाँ। क्या पैसे की कोई डिमांड होती है? नहीं, पैसे की कोई बात नहीं। पैसे की डिमांड। तो आगे देखा जाए टारगेट में कौन होगा? अगला निशाना तो देखो, हम तो जा रहे हैं जेल, अब पता नहीं कौन क्या कर रहा है और कैसा क्या होगा, इस बारे में मुझे जानकारी नहीं है। संपर्क कैसे करते हो? संपर्क कुछ जो दोस्त थे दिल्ली के मेरे, उनके जरिए बात हुई थी, मेरा तो कोई संपर्क था ही नहीं। तो जिस प्रकार से देखा जाए जेल में बंद हो जाता है फिर, लेकिन आपस में संपर्क कैसे कर लेते हो? एक दूसरे के जरिए कोई ना कोई आता जाता रहता है और लोग, गैंग बहुत बड़ी है। कितने लोग होंगे गैंग में? 100 से ज्यादा ही होंगे। क्या इंडिया से बाहर भी कनेक्ट? हाँ है। कह रहा है ये कि लॉरेंस बिश्नोई का गैंग तो बहुत बड़ा है, 100 से ज्यादा लोग इसमें हैं और ये एक व्हील चेयर पर बैठकर इस तरह से ज्ञान दे रहा है जैसे कोई बहुत बड़ा बहादुरी का काम करके ये आया है, जैसे ये अपने पीछे खड़ी पुलिस की गिरफ्त में नहीं है, हिरासत में नहीं है, बल्कि जैसे पीछे जो पुलिस खड़ी है वो इसकी प्रोटेक्शन में खड़ी है, वो पुलिस इसकी हिफाजत में खड़ी है। आज समझ में नहीं आता कि पुलिस ने ये सारे इंटरव्यूज होने कैसे दिए, पुलिस इन इंटरव्यूज को कैसे होने की इजाजत दे सकती है, जबकि ये एक शातिर अपराधी है, ये एक शार्प शूटर है, लॉरेंस गैंग से
जुड़ा हुआ है। इसका मतलब क्या है? और ये इन इंटरव्यूज में लॉरेंस गैंग को और लॉरेंस बिश्नोई को एक इतना बड़ा गैंगस्टर बनाकर दिखा रहा है जैसे पूरी दुनिया में उसका विज्ञापन कर रहा हो। इस इंटरव्यू को देखकर ऐसा लगता है कि कोई तो है जो ये चाहता है कि लॉरेंस बिश्नोई और उसका गैंग का महिमा मंडन होता रहे और इस देश के लोग लॉरेंस बिश्नोई जैसे व्यक्ति को अपना हीरो मान लें। अगर आप देखेंगे पिछले हाल के कुछ महीनों में तो एक बहुत ही सुनियोजित तरीके से लॉरेंस बिश्नोई को एक बहुत बड़े नायक की तरह खड़ा करने की कोशिश की गई है। पूरे देश में उसकी चर्चा हो रही है, विदेशों में उसकी चर्चा हो रही है और उसे एक खास वर्ग के नायक की तरह पेश किया जा रहा है। सोशल मीडिया पर उसकी फैन फॉलोइंग बढ़ती जा रही है। सोशल मीडिया पर उसके क्लिप्स चलते हैं, उसके वीडियोस चलते हैं, सोशल मीडिया पर उसकी तारीफें हो रही हैं। सोशल मीडिया पर बताया जा रहा है कि ये दाऊद इब्राहिम का एक नया जवाब है। ये व्यक्ति दाऊद इब्राहिम के बाद अब ये राज करेगा बॉलीवुड पर, ये राज करेगा मुंबई पर और ये भारत को बचाने के लिए निकला है क्योंकि ये भारत के दुश्मनों को एक एक करके खत्म कर रहा है। कोई तो होगा जो लॉरेंस बिश्नोई की इस तरह की छवि गढ़कर देश के लोगों के मन में बैठाने की कोशिश कर रहा है और लॉरेंस बिश्नोई के ये जेब कतरे जैसे जो शार्प शूटर्स हैं, इनका इंटरव्यू होने देना, आसानी से उनके इस इंटरव्यू को अरेंज कराना, मीडिया को बुलाना और पुलिस की मौजूदगी में ये सारे इंटरव्यूज करवाना और उसमें लॉरेंस बिश्नोई की तारीफ करवाना, ये सब सुनियोजित लगता है। अब आपको बताते हैं कि लॉरेंस बिश्नोई और सलमान खान के बीच ये जो दुश्मनी है ये कितनी पुरानी है। ये दुश्मनी बड़ी फिल्मी है और जैसे आप सलमान खान की फिल्म देखने जाते हैं और उसका एक फ्लैशबैक कभी कभी आप देखते हैं, इस फिल्म का भी, इस दुश्मनी की फिल्म का भी एक फ्लैशबैक है। इसलिए अब मैं आपको जो बताने जा रहा हूं इस कहानी को ध्यान से सुनिएगा। पहले आपको इसके फ्लैशबैक में लेकर चलते हैं। इस दुश्मनी की जड़ में वर्ष 1998 का एक 26 साल पुराना मामला है जब सलमान खान राजस्थान के जोधपुर जिले में एक फिल्म की शूटिंग कर रहे थे। इस फिल्म का नाम था हम साथ साथ हैं। आपने इस फिल्म का नाम भी सुना होगा और आरोप है कि इस फिल्म की शूटिंग के दौरान ही सलमान खान ने अपने कुछ साथी कलाकारों के साथ मिलकर एक काले हिरण का शिकार किया था। सलमान खान को शिकार का बड़ा शौक था और उस समय उन्हें लगा कि शिकार पर चलते हैं। शिकार पर गए और एक काले हिरण का शिकार इन्होंने कर भी लिया, जिसके बाद इस मामले में सलमान खान के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई और अक्टूबर 1998 और उसके बाद वर्ष 2006 में सलमान खान को इसी मामले में जेल भी जाना पड़ा था। ये फ्लैशबैक की तस्वीरें आप देख लीजिए। उस समय सलमान खान कुछ ऐसे दिखते थे। 20 वर्षों के बाद वर्ष 2018 में जोधपुर की निचली अदालत ने सलमान खान को दोषी मानते हुए उन्हें 5 साल के लिए जेल की सजा सुनाई, 5 साल की सजा, और कहा कि इस मामले में जितने भी सबूत अदालत में पेश किए गए उनसे यह प्रमाणित होता है कि सलमान खान काले हिरण की जान लेने के लिए दोषी हैं, यानी उन्हें दोषी पाया गया। अदालत के इस फैसले के बाद सलमान खान 2 दिन तक जेल में रहे भी और इसके बाद उन्हें अदालत से जमानत मिल गई और इस जमानत के खिलाफ राजस्थान के बिश्नोई समाज ने उस समय काफी विरोध किया था सलमान खान को जेल से रिहा करने को लेकर। बिश्नोई समाज का कहना है कि वो काले हिरण को भगवान की तरह पूजते हैं और काला हिरण उनके देव गुरु श्री जंबेश्वर जी के पवित्र अवतार हैं और श्री जंबेश्वर जी स्वयं भगवान श्री विष्णु के अवतार माने जाते हैं। और यही कारण है कि जब सलमान खान को जोधपुर में काले हिरण का शिकार करने के लिए दोषी मानने के बाद भी अदालत से जमानत मिल गई तो इससे बिश्नोई समाज बहुत नाराज हो गया। तो काला हिरण बिश्नोई समाज के लिए पूज्य माना जाता है और यह उसी समय की बात है जब लॉरेंस बिश्नोई को एक कारोबारी की हत्या कराने के मामले में पंजाब की फरीदकोट जेल से जोधपुर की जेल में लाया गया था। और यहीं इस जेल में लॉरेंस बिश्नोई को यह पता चला कि जिस काले हिरण को उनके समाज के लोग पूजते हैं उसी काले हिरण का शिकार करने के मामले में सलमान खान 2 दिन में जोधपुर सेंट्रल जेल से जमानत के बाद रिहा हो गए हैं। और ऐसा बताया जाता है कि एक बार
जब लॉरेंस बिश्नोई को जोधपुर की निचली अदालत में पेशी के लिए लाया गया, तब सलमान खान भी अपने इसी मामले में सुनवाई के लिए उसी अदालत में मौजूद थे। और यह वही समय था जब लॉरेंस बिश्नोई ने पहली बार सलमान खान को जान से मारने की कसम खाई थी। लॉरेंस बिश्नोई ने अपने सबसे खास गुर्गे संपत नेहरा को सलमान खान को मारने की सुपारी दी और संपत नेहरा ने मुंबई में सलमान खान के घर की रेकी करने के बाद उन पर हमला करने की पूरी योजना बनाई। लेकिन उस समय संपत नेहरा को पुलिस ने उसकी पिस्तौल के साथ पहले ही गिरफ्तार कर लिया। लॉरेंस बिश्नोई ने एक इंटरव्यू में भी कहा कि सलमान खान का अहंकार रावण से भी बड़ा है और सिद्धू मूसेवाला भी इतना अहंकारी ही था और उसका शुरुआत से बस एक ही लक्ष्य है कि वो सलमान खान को एक न एक दिन मारेगा। और इस इंटरव्यू में लॉरेंस बिश्नोई ने यह शर्त रखी कि अगर सलमान खान जोधपुर आकर बिश्नोई समाज के मंदिर में अपनी हाजिरी लगाते हैं और उनके देवगुरु से माफी मांग लेते हैं तो वो सलमान खान की जान बख्श देगा। लेकिन अगर सलमान खान ने ऐसा नहीं किया तो उसका पहला और आखिरी लक्ष्य उन्हें जान से मारना होगा। और तभी से लॉरेंस बिश्नोई सलमान खान को लगातार धमकियां देकर डराने की कोशिश करता चला आ रहा है। तो ये फ्लैशबैक है सलमान खान और लॉरेंस बिश्नोई की इस दुश्मनी का। जब सलमान खान ने काले हिरण का शिकार किया था तब लॉरेंस बिश्नोई सिर्फ 5 साल का था। सलमान खान ने मुंबई क्राइम ब्रांच को दिए अपने बयान में यह बताया कि लॉरेंस बिश्नोई की तरफ से उन्हें पहली बार वर्ष 2022 में धमकी मिली और उस समय उनके पिता सलीम खान को उनके घर की दूसरी तरफ की एक बेंच पर एक पत्र मिला, एक चिट्ठी मिली जिसमें लॉरेंस बिश्नोई ने उन्हें और उनके परिवार को जान से मारने की धमकी दी थी। और बाद में मार्च 2023 में भी एक और ईमेल भेजकर लॉरेंस बिश्नोई ने इसी धमकी को फिर से दोहराया था। और इसी साल फिर अप्रैल 2024 में भी जब बांद्रा में सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग हुई तब सलमान खान ने पुलिस को यही कहा कि इस हमले की जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई और उसके भाई अनमोल बिश्नोई ने ली है और उन्हें विश्वास है कि यह हमला उन्होंने ही करवाया होगा। लॉरेंस बिश्नोई कहता है कि वो बिश्नोई समाज की भावनाओं को आहत करने के लिए सलमान खान को सजा देना चाहता है। वो बिश्नोई समाज का ठेकेदार बनना चाहता है। लेकिन हमें लगता है कि यह मामला सिर्फ धार्मिक भावनाओं का नहीं हो सकता। लॉरेंस बिश्नोई जिस बिश्नोई समाज के नाम पर सलमान खान को लगातार डरा रहा है, धमका रहा है, उसी बिश्नोई समाज के लोगों ने कहा है कि वो लॉरेंस बिश्नोई के अपराधों का समर्थन नहीं करते और वो लॉरेंस बिश्नोई के साथ नहीं है। लॉरेंस बिश्नोई जिस घटना के लिए सलमान खान को अपना दुश्मन मानता है, यह घटना 1998 में उस समय हुई थी जब लॉरेंस बिश्नोई सिर्फ 5 साल का था। वो कहता है कि उसने बचपन में ही सलमान खान को जान से मारने की कसम खा ली थी। लेकिन सच यह है कि शुरुआत में लॉरेंस बिश्नोई कभी भी गैंगस्टर बनना ही नहीं चाहता था, बल्कि वो तो एक नेता बनना चाहता था और नेता बनकर पंजाब के विश्वविद्यालयों में छात्र राजनीति करना चाहता था, छात्र राजनीति का पोस्टर बॉय बनना चाहता था। लॉरेंस बिश्नोई अगर जोधपुर की जेल में ना आता और उसे वहां यह पता ना चलता कि उसके समाज के कुछ लोग सलमान खान से नाराज हैं, तो उसे कभी यह ख्याल ही नहीं आता कि उसे सलमान खान से बदला भी लेना है। सबसे बड़ी बात यह कि लॉरेंस बिश्नोई ने वर्ष 2011 से 2023 के बीच कई लोगों की हत्याएं करवाई, लेकिन इन अपराधों के लिए उसकी कभी इतनी चर्चा नहीं हुई जितनी चर्चा आज उसे सलमान खान को सिर्फ धमकियां देने से मिल रही है। और इससे ऐसा लगता है कि लॉरेंस बिश्नोई ने मशहूर होने के लिए, अपना नाम बड़ा करने के लिए, डर के इस धंधे में अपने आप को सुपर हिट करने के लिए, अपने नाम की दहशत पूरे देश में फैलाने के लिए सलमान खान की लोकप्रियता का सहारा लिया और उन्हें अपना दुश्मन नंबर 1 घोषित कर दिया। और इससे भी बड़ी बात यह है कि लॉरेंस बिश्नोई कहता है कि वो ये लड़ाई बिश्नोई समाज के सम्मान के लिए लड़ रहा है, जबकि बिश्नोई समाज से जुड़ी तमाम संस्थाओं के लोग लॉरेंस बिश्नोई का समर्थन नहीं करते और वो उसके सख्त खिलाफ है। बिश्नोई समाज वो समाज है जो गुरु महाराज के सिद्धांत पे चलते हुए प्रकृति, पर्यावरण, जीवों के लिए अपना बलिदान सदियों से देता आ रहा है। 363 अमृत देव बिश्नोई के नेतृत्व में, उसके बाद में भी हजारों बिश्नोई शहीद हो चुके हैं। मीडियाओं से निवेदन है, बिश्नोई गैंग न लिखे शब्द। बिश्नोई अपराधी नहीं है, कोई भी किसी समाज
के बारे में गैंग लिखना बहुत बड़ा निवेदन है मीडियाओं से, ऐसा कृत्य न करे। धन्यवाद मीडियाओं का निवेदन। को बुरा लगता है समाज में? बिल्कुल बुरा लगता है। जब बिश्नोई गैंग लिखते हैं तो हमें भी बुरा लगता है कि एक समाज में कोई सारी समाज कोई बुरी नहीं होती है। जो बिश्नोई गैंग लिखते हैं तो वो हमें गलत लगता है। बिश्नोई समाज तो एक प्रकृति और जीवों के लिए प्रति, उसके अगर खिलाफ गैंग लिखे तो गलत है ये सब बिश्नोई समाज। तो आप ये सोच सकते हैं कि सलमान खान जो है क्या वो 5 करोड़ रुपए नहीं दे सकते, और गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई उनसे ये 5 करोड़ रुपए क्यों मांगेगा। अब आप ये देखिए कि कनाडा में खालिस्तानियों की हत्या से लेकर मुंबई में बाबा सिद्दीकी और पंजाब में सिद्धू मूसेवाला की हत्या कराने में लॉरेंस बिश्नोई का नाम कैसे आया, और लॉरेंस बिश्नोई जेल में नजरबंद होकर भी अपने गैंग को कैसे ऑपरेट कर रहा है। आज सोचने वाली बात जरा यह भी है, आप भी ये सोचिएगा कि वो साबरमती जेल में बंद है और जेल में रहते हुए भी वो कैसे इतने लोगों की हत्याएं करवा रहा है, कैसे अपने गैंग को ऑपरेट कर रहा है, कैसे वो जेल में रहते हुए अपने वीडियोस बना लेता है। आप सोचिए कि उसके गुर्गे जो हैं वो तो बाहर आकर इंटरव्यू दे ही रहे हैं, जो थोड़ी देर पहले हमने आपको दिखाया। लॉरेंस बिश्नोई भी जेल में बैठे बैठे मीडिया को इंटरव्यू देता है, जेल में बैठे बैठे अपने वीडियोस बनाता है और लगातार जो उसे संदेश देना होता है वो दे देता है। कैसे? लॉरेंस बिश्नोई 31 साल का है और उसका जन्म पंजाब के फजिल्का में हुआ था, और बहुत कम लोग इस बात को जानते हैं कि वो पंजाब में छात्र राजनीति का सबसे बड़ा चेहरा बनना चाहता था एक जमाने में। वर्ष 2010 में जब लॉरेंस बिश्नोई ने चंडीगढ़ के डीएवी कॉलेज में छात्र संघ का चुनाव लड़ा था, तब पंजाब यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन के उम्मीदवार ने उसे हरा दिया था, और इस हार से लॉरेंस बिश्नोई इतना निराश हुआ कि उसने गैंगस्टर गोल्डी बराड़, लखप्रीत, इंद्रप्रीत और एक और गैंगस्टर करणी के साथ मिलकर उस उम्मीदवार के पैर तोड़ दिए थे। जिस उम्मीदवार ने चुनाव में इसे हराया, उस उम्मीदवार के पैर इसने तोड़ डाले थे। इसके बाद लॉरेंस बिश्नोई को पुलिस ने गिरफ्तार किया था और कुछ दिन जेल में रहने के बाद फिर उसे जमानत मिल गई। फिर वर्ष 2011 में लॉरेंस बिश्नोई ने फिर से छात्र संघ का चुनाव लड़ा और इस बार वो चुनाव में जीतकर डीएवी कॉलेज के छात्र संघ का अध्यक्ष बन गया। लॉरेंस बिश्नोई की ख्वाहिश थी कि पंजाब के सभी कॉलेजों में उसकी पार्टी के छात्र नेता अध्यक्ष बने, और इसके लिए उसने खून खराबे का सहारा लिया, और यही खून खराबा उसकी महत्वाकांक्षा और उसे अपराध की दुनिया में यह महत्वाकांक्षा ले आई। छात्र राजनीति के दौरान हत्या की कोशिश, अपहरण और रंगदारी के मामले में जब जब लॉरेंस बिश्नोई की गिरफ्तारी हुई, तब तब वो नए नए गैंग्स के संपर्क में आता चला गया। नए नए गैंगस्टर्स उसके दोस्त बनते चले गए और उसका अपराध का दायरा तेजी से बढ़ता चला गया। और आज वो पिछले 1 साल से गुजरात की साबरमती जेल में बंद है, जहां उसे एक अंडा सेल में नजरबंद करके रखा गया है। अंडा सेल में नजरबंद करके सबसे खतरनाक अपराधियों को रखा जाता है, आतंकवादियों को रखा जाता है, और उसी तरह का व्यवहार, उसी तरह की सजा इस लॉरेंस बिश्नोई को भी दी गई है। लेकिन आप सोचिए, इस सब के बावजूद कनाडा कहता है कि उसके यहां खालिस्तानियों की हत्याएं लॉरेंस बिश्नोई करवा रहा है। भारत में बाबा सिद्दीकी और सिद्धू मूसेवाला की हत्या के आरोप लॉरेंस बिश्नोई पर लग रहे हैं। सलमान खान को धमकाने के आरोप इस पर, इसके गैंग पर लग रहे हैं। एनआईए के मुताबिक लॉरेंस बिश्नोई के गैंग में 700 लोग हैं, जिनमें ज्यादातर शार्प शूटर हैं। इनमें भी 300 से ज्यादा शार्प शूटर अकेले पंजाब से आते हैं। तो ये पंजाब का एक बहुत बड़ा गैंग बन गया है। इसके अलावा कुख्यात गैंगस्टर गोल्डी बराड़, सचिन थापन, अनमोल बिश्नोई, विक्रमजीत सिंह, काला जेठड़ी और काला राणा भी अब लॉरेंस बिश्नोई के साथ काम करते हैं। और इन सभी गैंगस्टर्स ने नेताओं की तरह ही अपना एक गठबंधन बना लिया है। तो जैसे आपने देखा होगा, राजनीति में कई पार्टियां मिलकर एक गठबंधन बना लेती हैं। बड़ी पार्टी, छोटी पार्टी, अलग अलग जातियों की पार्टियां होती हैं, अलग अलग धर्मों की पार्टियां होती हैं, अलग अलग राज्यों की पार्टियां होती हैं, और फिर ये पार्टियां चुनाव से पहले गठबंधन कर लेती हैं और फिर चुनाव लड़ती हैं। अब ये जो गैंगस्टर्स हैं, अपराधी हैं, इनके
जो गैंग हैं ये भी अब आपस में गठबंधन कर रहे हैं। कोई गैंग पंजाब में बहुत मजबूत है, कोई राजस्थान में बड़ा मजबूत है, कोई महाराष्ट्र में बड़ा मजबूत है। इन सब के अपने अपने इलाके बटे हुए हैं, इन सब का अपना अपना एक एक्सपर्टीज है और जो जिस हिसाब से सुपारी मिलती है ये सारे लोग आपस में गठबंधन करके फिर उस प्रोजेक्ट पर काम करते हैं। आरोप है कि जेल के कर्मचारी और कई बार बड़े बड़े पुलिस अफसर भी इन गैंगस्टर्स को जेल से ऑपरेट करने में इनकी मदद करते हैं। और सोचिए, जब लॉरेंस बिश्नोई पंजाब और राजस्थान की जेलों में बंद रहते हुए भी बड़े बड़े टीवी चैनल्स को इंटरव्यू दे सकता है, तो वो जेल में भ्रष्ट अधिकारियों को खरीद के क्या क्या नहीं कर सकता। और जिस इंटरव्यू की हम बात कर रहे हैं, इसका मोहाली अदालत ने स्वतः संज्ञान लिया था और इस इंटरव्यू के होने के बाद जेल के कई अफसरों की भूमिका की जांच अब भी चल रही है। अदालत ने कहा कि जेल में रहते हुए, सजा काटते हुए एक इतना खूंखार अपराधी आखिर इंटरव्यू दे कैसे सकता है? उसके पास फोन कहां से आया, इंटरनेट कहां से आया, कैसे उसने जेल से बैठकर लाइव इंटरव्यू कर लिया? किसी ने सोचा ही नहीं। और आज हमने उसी साबरमती जेल से आपके लिए एक ग्राउंड रिपोर्ट तैयार की है, जहां बैठकर लॉरेंस बिश्नोई आज भी जैसे चाहे वैसे अपनी इच्छा के मुताबिक लोगों को धमका रहा है, सलमान खान को डराने की कोशिश कर रहा है, हत्याएं करवा रहा है और अपना नाम बड़े बड़े अखबारों में पढ़कर, हेडलाइंस में पढ़कर पूरा मजा ले रहा है। महाराष्ट्र की जानी मानी शख्सियत बाबा सिद्दीकी के हत्याकांड का जो मामला है वो पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। उसका एक कनेक्शन गुजरात के साथ भी जुड़ता हुआ दिख रहा है। जो सक्की सुई है वो लॉरेंस बिश्नोई गैंग पे गई है और उन्होंने जो है सोशल मीडिया में पोस्ट भी किया था। अभी हम जो है वो साबरमती मध्यस्थ जेल में है, जहाँ पे एक विशेष सेल में लॉरेंस बिश्नोई को रखा गया हुआ है। साल 2023 के अप्रैल महीने में गुजरात एटीएस को ये कस्टडी दी गई थी। उसके बाद NIA का जो ड्रग्स केस चल रहा है, उसी विशेष कोर्ट में उसका केस चल रहा है और वही इसीलिए वो साबरमती जेल में जो है वो बंद है। पुलिस सूत्रों की माने तो उसे वहां पे रखा गया है साबरमती जेल में, क्योंकि ये साबरमती जेल का एक स्पेशल सेल है, अंडा सेल जिसको बोला जाता है। उसके अंदर लॉरेंस है, उसके साथ और कोई आरोपी जो है वो नहीं है और कोई कैदी वहां पे नहीं है, सिर्फ लॉरेंस अकेला रहता है। अभी की जो बात है उसके मुताबिक कोई भी एजेंसी ने अभी संपर्क नहीं किया है और अभी लॉरेंस गुजरात की जेल में है। ना ही उससे कोई पूछताछ की गई है, ना ही उससे अभी तक कोई मिलने आया है। अहमदाबाद से कैमरामैन जयमीन के साथ ब्रिजेश दोषी, आज तक। तो हमारे संवाददाता जहां खड़े थे, उस बड़ी सी दीवार के पीछे साबरमती जेल है और उसी दीवार के पीछे कहीं लॉरेंस बिश्नोई भी बैठा होगा। और कौन जानता है, हो सकता है वो वहां टीवी चैनल्स भी देखता हो, अखबार भी पढ़ता हो और वो जानता हो कि बाहर उसके बारे में क्या बात हो रही है। और अपने आप को हर जगह हेडलाइन में देखकर आज वो काफी खुश होगा और बड़ा एंजॉय कर रहा होगा। बड़े दुख के साथ आज ये कहना पड़ता है कि हमारे देश में सोशल मीडिया पर गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के सैकड़ों फैन पेज बन चुके हैं और लोग लॉरेंस बिश्नोई का महिमा मंडन करके उसमें अपना आदर्श ढूंढ रहे हैं। और इस गैंगस्टर के वीडियो से युवाओं को प्रभावित किया जा रहा है, उसे देशभक्त बताया जा रहा है। और ये ठीक वैसा ही है जैसे हमारी फिल्मों ने एक जमाने में अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम का महिमा मंडन किया था। लेकिन चाहे अपराधी किसी भी धर्म का हो, किसी भी विचारधारा का हो, कोई कातिल किसी भी धर्म का हो, किसी भी विचारधारा का हो, हम यही कहेंगे कि ये गलत है। और लॉरेंस बिश्नोई जैसे अपराधी हमारे युवाओं के लिए कभी भी आदर्श और नायक हो नहीं सकते। अपने युवाओं से भी हम आज ये कहना चाहते हैं कि लॉरेंस बिश्नोई के बहुत सारे वीडियोस आप तक पहुंचते होंगे सोशल मीडिया के जरिए, फेसबुक पर आते होंगे, आपके व्हाट्सएप पर आते होंगे, जहां वो देशभक्ति की बड़ी बड़ी बातें भी करता है कई बार। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपका जिंदगी, आपका जीवन भी, पूरा जीवन अगर जेल के पीछे, सलाखों के पीछे बीते, तो फिर आप उसे फॉलो कीजिए। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप अपने परिवार के लिए कुछ अच्छा करें, इस देश के लिए कुछ अच्छा करें, तो फिर आपको क्या काम नहीं करना है, किसकी तरह नहीं बनना है, तो वो है लॉरेंस बिश्नोई। आखिर में हम यही कहना चाहेंगे, लॉरेंस बिश्नोई ने बहुत कोशिश की कि वो सलमान खान को डरा दे, लेकिन सलमान खान को अभी तक डरा नहीं पाया। सलमान खान के डरने के कोई सबूत दिखाई नहीं देते। सलमान खान को जो करना है वो कर रहे हैं। सलमान खान आज भी शूटिंग कर रहे हैं, शूटिंग पर निकले हैं।
और जिस दिन बाबा सिद्दीकी की हत्या हुई उस दिन भी सलमान खान बाबा सिद्दीकी को देखने के लिए खुलेआम इस पूरी धमकी के बावजूद अस्पताल पहुंचे। उसके बाद अगले दिन बाबा सिद्दीकी के घर भी गए, उसके बाद आज अपनी शूटिंग पर भी गए। कहते हैं लॉरेंस बिश्नोई ने 5 करोड़ रुपए मांगे हैं। 5 करोड़ रुपए सलमान खान के आधे दिन की कमाई है, चाहे तो अभी दे दें 5 मिनट में। और लॉरेंस बिश्नोई भी इस 5 करोड़ रुपए का क्या करेगा? इसलिए बहुत सारी चीजें ऐसी हो रही हैं जिनके बारे में हमारे देश के लोगों को पता नहीं होगा, लेकिन कोई तो है जो इस सब के पीछे है और जो चाहता है कि लॉरेंस बिश्नोई को लोग अपना हीरो मानने लगे। अमेरिका का असली चरित्र दिखाना चाहते हैं, जिसमें वो दूसरे देशों के आतंकवादियों को अपना नागरिक बताकर उन्हें पूरी सुरक्षा देता है, उनकी जान बचाता है और अपने आतंकवादियों की दूसरे देशों में घुसकर हत्या करता है और कहता है कि उसने पाकिस्तान, इराक, सीरिया, यमन, ईरान और लेबनान में घुसकर मानवता के दुश्मनों को खत्म कर दिया। लेकिन दूसरे देशों को वो ये कहता है कि वो उसके नागरिकों को आतंकवादी नहीं मान सकते। यानी हमारा आतंकवादी उनके लिए नागरिक है और उनका आतंकवादी पूरी दुनिया के लिए आतंकवादी है। और भारत के साथ भी आज अमेरिका यही खेल खेल रहा है। हम चाहे कितना भी कह लें कि अमेरिका हमारा दोस्त है, हम चाहे कितना भी कह लें कि अब भारत और अमेरिका बहुत मजबूत पार्टनर्स बन चुके हैं, लेकिन अमेरिका का जो एक चरित्र है वो कभी बदलेगा नहीं। अब देखिए आज क्या हुआ है। अमेरिका की सुरक्षा एजेंसी FBI ने भारत की खुफिया एजेंसी रॉ के RAW के एक पूर्व अधिकारी को मोस्ट वांटेड घोषित करते हुए उसे खालिस्तानी समर्थक, खालिस्तानी आतंकवादी गुरपतवंत सिंह पन्नू की हत्या की कोशिश के मामले में मुख्य साजिशकर्ता बता दिया है। एक पोस्टर जारी किया है FBI ने और इस पोस्टर पर सबसे ऊपर लिखा है वांटेड बाय द FBI, यानी FBI को इस व्यक्ति की तलाश है और यह व्यक्ति है विकास यादव। FBI ने RAW के इस पूर्व अधिकारी का नाम विकास यादव और इसका कोड नेम अमानत बताया है और इसमें विकास यादव की कुल 3 तस्वीरें FBI ने लगाई हैं, जिनमें एक तस्वीर में वो भारतीय सेना की वर्दी में नजर आ रहे हैं और इस पोस्टर के मुताबिक विकास यादव हरियाणा के रेवाड़ी जिले के रहने वाले हैं। उनकी उम्र 39 वर्ष है और इसमें यह भी लिखा है कि विकास यादव ही वो शख्स हैं जिन्होंने अमेरिका की जमीन पर उसके एक भारतीय मूल के वकील और राजनीतिक कार्यकर्ता की हत्या कराने की साजिश रची थी। अब आप सोचिए, ये जो वकील और राजनीतिक कार्यकर्ता है वो है पन्नू। अमेरिका ने इसमें इस खालिस्तानी समर्थक पन्नू का नाम कहीं नहीं लिखा है, उसे सिर्फ एक वकील बताया है और राजनीतिक कार्यकर्ता बताकर यह दिखाने की कोशिश की है कि वो उसका एक सीधा साधा शरीफ नागरिक है, जबकि यह वही गुरपतवंत सिंह पन्नू है जिसे भारत ने आतंकवादी घोषित किया हुआ है। तो सोचिए, हमारे लिए जो आतंकवादी है वो अमेरिका के लिए एक शरीफ वकील है और एक शरीफ राजनीतिक कार्यकर्ता है। हमारे लिए वो आतंकवादी है। आज हमारा FBI से और अमेरिका से सवाल है कि अगर वो रॉ के एक पूर्व अधिकारी का नाम लिखकर उसकी तस्वीर लगाकर उसे मोस्ट वांटेड घोषित कर सकता है, तो वो इसमें खालिस्तानी आतंकवादी पन्नू का नाम क्यों नहीं लिख सकता? इस पोस्टर में विकास यादव पर 2 बड़े आरोप लगाए गए हैं, जिनमें पहला आरोप यह है कि विकास यादव ने पन्नू की हत्या की साजिश रची और इसके लिए पन्नू से जुड़ी सभी जानकारियां उस आदमी को भेजी जिसने पन्नू की हत्या के लिए एक शूटर को सुपारी दी थी। और दूसरा आरोप यह कि इस साजिश के लिए विकास यादव ने मनी लॉन्ड्रिंग का भी अपराध किया और उस शूटर को कैश में $15,000 पहुंचाने के लिए गैर कानूनी तरीके अपनाए। इसी पोस्टर में यह भी लिखा है कि न्यूयॉर्क की एक अदालत ने विकास यादव के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी कर दिया है और उसी के आधार पर अब विकास यादव FBI के लिए मोस्ट वांटेड है। यह बड़ी अजीब सी स्थिति पैदा हो गई है जब भारत के एक सुरक्षा अधिकारी को, रॉ में काम करने वाले एक अधिकारी के लिए अमेरिका की एक अदालत ने वारंट, गिरफ्तारी का वारंट जारी कर दिया है। भारत की खुफिया एजेंसी के लिए काम करने वाले एक अधिकारी के लिए अमेरिका की एक एजेंसी ने मोस्ट वांटेड का यह पोस्टर लगा दिया है। कितना बड़ा टकराव है
दोनों देशों की खुफिया एजेंसियों के बीच। आज मैं अपने साथ 18 पन्नों की वो रिपोर्ट लाया हूं जो न्यूयॉर्क की एक अदालत ने जारी की है और इसमें विकास यादव के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी किया हुआ है। ये देखिए, पूरा मैं आपको बताता हूं। ये पूरा दस्तावेज जो मैं आपको दिखा रहा हूं, देखिए, यही वो दस्तावेज है। इसमें लिखा है कि विकास यादव भारत के अर्धसैनिक बल सीआरपीएफ में असिस्टेंट कमांडेंट थे और बाद में वो भारत की खुफिया एजेंसी आरएडब्ल्यू में सीनियर फील्ड ऑफिसर के पद पर नियुक्त हुए, इसी में लिखा है। और न्यूयॉर्क की अदालत कहती है कि इस मामले की जांच में अमेरिका की सुरक्षा एजेंसियों को 4 कड़ियों के बारे में पता चला, जिनमें मुख्य साजिशकर्ता विकास यादव थे, जो गुरपतवंत सिंह पन्नू की हत्या के लिए निखिल गुप्ता नाम के एक व्यक्ति के साथ संपर्क में थे। और यह वही निखिल गुप्ता है जो अभी अमेरिका की जेल में बंद है, क्योंकि अमेरिका ने इसे गिरफ्तार कर लिया है। निखिल गुप्ता ने पन्नू की हत्या के लिए एक मीडिएटर को सुपारी दी थी, एक मीडिएटर को हायर किया था, और यह मीडिएटर आगे एक शूटर से बात कर रहा था। तो इस पूरे चेन को समझिए जो अमेरिका ने बनाई है, तैयार की है, कि निखिल गुप्ता ने पहले एक बिचौलिए को संपर्क किया, बिचौलिए से कहा कि उन्हें एक शूटर चाहिए, ऐसा शूटर जो पन्नू की हत्या कर सके, और बिचौलिए के जरिए वो शूटर से बात करने लगे। और CIA का कहना है कि ये बिचौलिया और शूटर कोई और नहीं बल्कि CIA के ही एजेंट्स थे। निखिल गुप्ता को यह नहीं पता था कि जिससे वो बात कर रहे हैं, जिस बिचौलिए से और जिस शूटर से बात कर रहे हैं, वो कोई और नहीं बल्कि खुद CIA का एजेंट है। और जब इन्होंने पैसा दिया होगा, बात की होगी, तो CIA को इसकी खबर पता चल गई। और इसमें एक कॉन्फिडेंशियल सोर्स था और दूसरा अंडर कवर ऑफिसर था। यह उनकी थ्योरी है अमेरिका की। नोट करने वाली बात यह है कि न्यूयॉर्क की अदालत ने भी अपनी रिपोर्ट में बिना गुरपतवंत सिंह पन्नू का नाम लिखे ये बताया है कि वो भारत सरकार का एक आलोचक है जो पंजाब को भारत से अलग करके खालिस्तान देश बनाने की मांग करता है, और भारत सरकार ने इसे और इसकी संस्था पर प्रतिबंध लगाया हुआ है। यह अदालत ने भी अपने आदेश में लिखा है। और आज आप इन 2 पोस्टर्स को देखिए जो काफी कुछ कह रहे हैं। इनमें पहला पोस्टर भारत की सुरक्षा एजेंसी NIA का है, जिसमें हमने खालिस्तानी आतंकवादी पन्नू को मोस्ट वांटेड घोषित किया हुआ है। और दूसरा पोस्टर FBI का है, जिसने इसी पन्नू की हत्या की कोशिश के मामले में हमारे रॉ के एजेंट विकास यादव को मोस्ट वांटेड घोषित किया हुआ है। और इससे आप अमेरिका के असली चरित्र को समझ पाएंगे। अमेरिका उन आतंकवादियों को तो बचाता है जिन्हें उसके या उसके सहयोगी देशों में शरण मिली हुई है, जो दूसरे देशों को तोड़ने की बात करते हैं। लेकिन जिन आतंकवादियों को उसकी एजेंसियां अपना आतंकवादी मानती हैं, उन्हें अमेरिका पूरी दुनिया में किसी भी देश में घुसकर जान से मार डालता है। जैसे पाकिस्तान में उसामा बिन लादेन को मारा, काबुल में अलकायदा के चीफ अयमान अल जवाहिरी को मारा, बगदाद में ईरान के एक जनरल कासिम सुलेमानी को मारा, यमन में आतंकवादी अनवर अल अवलाकी को मारा। और ऐसे न जाने कितने आतंकवादियों ने, कितने लोगों ने अमेरिका की सेनाओं, कितने आतंकवादियों को अमेरिका की सेना ने दूसरे देशों में घुसकर मारा है। और बड़ी बात यह है कि इन आतंकवादियों के खिलाफ ऑपरेशन में हजारों निर्दोष लोग भी मारे गए, लेकिन अमेरिका इन पर चुप रहा। आज जब भारत के खालिस्तानी आतंकवादी पन्नू की अमेरिका में हत्या की कोशिश होती है, वो भी हम कह नहीं सकते कि हुई भी या नहीं हुई, तो अमेरिका इस मामले को अपनी सुरक्षा से जोड़ता है और भारत की रॉ के एक पूर्व अधिकारी को मोस्ट वांटेड घोषित कर देता है। जबकि भारत सरकार के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि विकास यादव बहुत पहले ही रॉ को छोड़ चुके हैं और उनका सरकार से, भारत सरकार से कोई संबंध नहीं है। अब जरा याद कीजिए, वर्ष 2008 में जब मुंबई में 26/11 का हमला हुआ था, तब इस हमले का मास्टरमाइंड डेविड हेडली नाम का एक व्यक्ति अमेरिका में था। और डेविड हेडली ने अमेरिका की अदालत में खुद इस बात को स्वीकार किया कि उसने पाकिस्तान के आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के साथ मिलकर इस हमले को अंजाम दिया था। और लश्कर के ही कहने पर वो मुंबई में हमले से पहले रेकी करने के लिए आया था। ये सारी बातें इस आतंकवादी ने अमेरिका की अदालत में खुद कबूल की। लेकिन जब भारत ने अमेरिका से डेविड हेडली के प्रत्यर्पण का आग्रह किया तो उसने इनकार कर दिया।
और आज यही अमेरिका विकास यादव को मोस्ट वांटेड बता रहा है। सोचिए, वर्ष 1984 में भोपाल में जो गैस कांड हुआ था, उसका आरोपी वॉरेन एंडरसन था, जो भारत से फरार होकर अमेरिका भाग गया था। जब भारत ने इसके प्रत्यर्पण की मांग की तो अमेरिका ने इस व्यक्ति को भी भारत को सौंपने से इनकार कर दिया था। और आज अमेरिका एक खालिस्तानी आतंकवादी के लिए बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, उसे अपना शरीफ नागरिक बता रहा है, उसे एक शरीफ वकील बताता है और राजनीतिक कार्यकर्ता बताता है। तो ये अमेरिका का एक दोहरा चरित्र पूरी दुनिया के सामने आ गया है। भारत ने हमेशा पश्चिमी देशों को सबसे पहले आतंकवाद से आगाह किया था, क्योंकि आतंकवाद के सबसे ज्यादा जख्म हमने खाए हैं, हमारे देश ने खाए हैं। आज से नहीं, दशकों से हमारे देश में आतंकवाद चल रहा है। और जब हम बार बार इन पश्चिमी देशों को बताते थे आतंकवाद के बारे में, तब इन्होंने कभी भारत की बात सुनी नहीं। पहली बार अमेरिका को 9/11 का हमला होने के बाद आतंकवाद का एहसास हुआ और तब से उसने आतंकवाद के बारे में गंभीरता से विचार करना शुरू किया। लेकिन आज भी अमेरिका दुनिया को दो हिस्सों में बांटता है और कहता है कि जिसने उनके यहां आतंकवाद किया है वो तो आतंकवादी हैं। वो हमास के आतंकवादियों को मारने के पीछे अपनी स्वीकृति देता है। हिजबुल्लाह के पीछे जब हमला होता है हिजबुल्लाह पर, उस पर अमेरिका पूरा साथ देता है। लेकिन जब भारत कहीं हमला करता है, पाकिस्तान से कुछ ऐसी बात आती है, तो अमेरिका कभी साथ नहीं देता। और आज ये भी आप देखिए कि भारत पर 26/11 का जो हमला हुआ वो भी बिल्कुल वैसा ही था जैसे पिछले साल इजराइल पर हमला हुआ था। लेकिन भारत पर जब 26/11 का हमला हुआ तो भारत की प्रतिक्रिया क्या थी? शायद कुछ नहीं। क्या हमने पाकिस्तान पर कोई हमला बोला? क्या हमने पाकिस्तान में बैठे उन आतंकवादियों तक हम पहुंचे? क्या उन पर ड्रोन से हमला किया जैसा कि इजराइल ने किया? लेकिन सोचिए, जब इजराइल पर वो हमला हुआ तो इजराइल ने कितना बड़ा युद्ध उस हमले के बाद छेड़ दिया। लेकिन भारत कुछ नहीं कर पाया। हमने सिर्फ एक कसाब को पकड़ा, वर्षों तक उसे जेल में रखा, उसे बिरयानी खिलाई, उसे माफी मांगने की पूरी हर विकल्प दिया और आखिर में बहुत वर्षों के बाद फिर उसे फांसी की सजा दे दी गई जब वो सुप्रीम कोर्ट तक गया। ये भारत और इजराइल का फर्क है। और दुनिया में सिर्फ मोबाइल फोन ही है जो ये जानता है कि उसके मालिक का असली चरित्र कैसा है।